कुछ गैस के लॉज हैं जो हम यूज करने वाले हैं आगे। आइडियल गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जितने भी गैस के लॉ होते हैं, है ना, जैसे चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आवोगाद्रो लॉ, या आगे हम लॉ पढ़ेंगे, इन सारे लॉज को फॉलो करती है। आइडियल गैस की एक प्रॉपर्टी ये भी है, ये भी आप याद रखो कि जितने भी गैस के लॉ हैं, गैस से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, उन सबको आइडियल गैस फॉलो करेगी, कंपल्सरी है ये, ठीक है। तो पहला लॉ है यहाँ पे बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि मान लो किसी कंटेनर में आपने गैस फिल करी हुई है और मान लो आप इस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो। क्या कांस्टेंट रखते हो? टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो। तो आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर टी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो इसके अंदर कांस्टेंट रहेंगे, कंटेनर बंद है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा नहीं होंगे। आर मतलब गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। टी मतलब टेम्परेचर, ये भी हमने कांस्टेंट बोल दिया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे पीवी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। V अगर इसके नीचे जाएगा ना इधर, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हम लोग बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाओगे, देखो वॉल्यूम कम हो गया, है ना। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। देखो कितना आसान सा लॉ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बॉयल्स लॉ। अगर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना हो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, कैसा बनेगा ग्राफ? तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अगर आपको ग्राफ बनाना हो प्रेशर और 1/v के बीच में, देखो प्रेशर और 1/v के बीच का ग्राफ है ये, तो प्रेशर और 1/v ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले जाएंगे। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जो कि ओरिजिन से पास होगा, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये समझ में आया ना? इन दोनों ग्राफ में अंतर समझ में आया क्या? ये P और V के बीच का है और ये P और 1/v के बीच का है, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ बनेगा। इसके बाद में फिर नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि मान लो कि आप किसी गैस को किसी कंटेनर के अंदर फिल करते हो और मान लो कि आपने इसका जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है। किसको कांस्टेंट रखेंगे इस बार हम? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है? आप ये जो पिस्टन है, जो इस कंटेनर का ये जो पिस्टन है, इसको आप फ्री कर दो एकदम। अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज होना चाहेगा तो ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा, है ना, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा दूरी तक जाके आएंगे तो उससे क्या होगा? गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप पिस्टन को फ्री कर देते हो मूवमेंट के लिए, बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो प्रेशर है वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा इसका। तो मान लो कि इस गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो म्यू और आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज्यादा गैस का वॉल्यूम रहेगा। अगर आप थोड़ा सा गर्म करते हो गैस को तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगी, अगर ज्यादा गर्म करोगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो ये ज्यादा एक्सपेंड हो रही है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ता जा रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। और दोनों ही जगह पे प्रेशर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है ना ऊपर, देखो ये ऊपर चला गया, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा ये, ठीक है। तो बताओ कि अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, वो ध्यान रखना है, ठीक है। टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में। अच्छा, कई बार हमको ये दे रखा होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम है V0, तो बताओ टी टेम्परेचर के ऊपर गैस का वॉल्यूम कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, बाकी कमी काम आता है। VT इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस एल्फा टी। एल्फा को हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट। V0 का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम, और VT का मतलब है टी टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप जो गैस है उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर। उसके लिए आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, और गैस का जो वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट है अल्फा, ये आपको पता होना चाहिए, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो ये, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ है।
इसके बाद में आता है फिर गेल-लुसाक्स लो। देखो गेल-लुसाक्स लो ये बोलता है कि अगर आप किसी भी गैस को किसी कंटेनर में फिल करते हो और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हो, इस बार क्या कांस्टेंट कर दिया हमने, वॉल्यूम, यानी कि जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर सकता, पिस्टन फिक्स है। अगर आप इसका वॉल्यूम फिक्स कर देते हो तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, अगर आप गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो वी कांस्टेंट, म्यू और आर कांस्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, टेम्परेचर। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर गैस को गर्म किया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे जो गैस है उसको गर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका प्रेशर 2 है ना, 2 atm मान लो। और जैसे आपने इसको गर्म किया, इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, तो गर्म करने से क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ के 4 हो गया, यहाँ पे 4 atm के बराबर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर गैस को गर्म किया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा इनके बीच में, अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वही आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये सब ग्राफ बनता है। और अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको गैस का प्रेशर पता है, मान लो पी नोट है, और टी टेम्परेचर पे पता करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा पी टी इक्वल टू पी नोट इंटू 1 प्लस बीटा टी। इस बीटा को हम बोलते हैं प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट, है ना। ये आपको गैस के लिए गिवन होता है और उसके बाद में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। बाकी मैन तो ये लो होता है, ये आपके काम आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है अवोगाद्रो लो। देखो अवोगाद्रो लो क्या होता है, अवोगाद्रो लो के अकॉर्डिंग अगर आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, इस इक्वेशन के अंदर म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर इनटू आर इनटू टी। हमने बोला कि पी कांस्टेंट, इन तीनों बैलून्स का प्रेशर सेम है, इनके अंदर जो गैस है ना उनका प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है मान लो, और टेम्परेचर भी सेम कर दिया। अब अवोगाद्रो नंबर और आर ये तो कांस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब एन की वैल्यू तीनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी सॉल्व करेंगे तो। इसका मतलब इन तीनों गैस के जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इन तीनों बैलून्स के अंदर, वो सेम रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो लो। अवोगाद्रो लो के अकॉर्डिंग अगर आप डिफरेंट गैसेस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो आप उनकी जो क्वांटिटी ले रहे हो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10 ही होंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक। इसके बाद में आता है फिर डाल्टन लो। देखो डाल्टन लो के अकॉर्डिंग अगर मान लो आप अलग अलग टाइप की गैसेस को आपस में मिक्स कर देते हो तो वो जो मिक्सचर बनेगा उसका प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फिर डाल्टन लो यूज करते हैं। डाल्टन लो ये बोलता है कि मान लो ये पहली गैस है, इसका प्रेशर है P1, दूसरी गैस का प्रेशर है मान लो P2, और आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये जो मिक्सचर है इसका प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये जो मिक्सचर होगा इसका प्रेशर बराबर होगा P1 प्लस P2 के। इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स लो। मतलब डिफरेंट टाइप की गैसेस को अगर आप एक कॉमन कंटेनर में फिल कर देते हो और उनका प्रेशर अगर P1, P2, P3 ऐसा अलग अलग था तो सबका मिला के टोटल प्रेशर कितना बनेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे आप सबको ऐड कर लो, वो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स लो। ठीक, फिर इसके अंदर नेक्स्ट है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पहली बात तो ये डिफ्यूजन का मतलब क्या है। डिफ्यूजन का मतलब होता है जैसे मान लो कि ये कोई दो अलग अलग चेंबर हैं, बीच में एक आपने दीवार लगाई हुई है, इसमें अलग गैस है, इसमें अलग गैस है। ठीक है, जैसे आप इस दीवार को हटाते हो तो आप देखोगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले मॉलिक्यूल इधर जाने की कोशिश करेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल इधर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। और गैस के मॉलिक्यूल्स जब इधर उधर जा रहे होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल इधर आ रहे होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल इधर आ रहे होंगे, तो कौन से मॉलिक्यूल कितना डिफ्यूज हो पाएंगे, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कितना इधर से इधर जा पाएंगे या इधर से इधर आ पाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि इन गैस के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है या फिर गैस की डेंसिटी कितनी है ना। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है इसको मैं आर डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमेशा गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर गैस की जो डेंसिटी होगी उसके अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि वो वाली गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट या डेंसिटी कम होगी। जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स मोटे हैं, इनका जो मास है, मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, ज्यादा।
इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम। तो ज़्यादा डिफ्यूज कौन हो पाएगा, जो हल्के वाले मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा डिफ्यूज हो पाएंगे भी, सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा घुस जाएंगे इधर। ये मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स हैं या भारी मॉलिक्यूल्स ये कम आ पाएंगे इधर, तो इनका डिफ्यूजन कम हो पाएगा। और छोटे वाले यानी कम मास वाले या कम मॉलिक्यूलर वेट वाले या कम डेंसिटी वाली जो गैस है उसका डिफ्यूजन ज़्यादा हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कितना वॉल्यूम गैस का पर सेकेंड इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर आ रहा है। तो वॉल्यूम पर सेकेंड जो गैस का एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन।